आपकी माँ ने जेठ जी को यहाँ बुलाया है। उनके साथ अच्छा बर्ताव करना। देखो किरण, एक बात तुम अच्छी तरह से सुन लो। अगर वो अच्छा बर्ताव करेंगे तभी मैं भी उनके साथ अच्छा बर्ताव करूंगा, वरना मैं भूल जाऊंगा कि वो मेरे बड़े भाई हैं, समझी? खट्टी मीठी कहानियाँ। एक शहर में रामकली नाम की एक बूढ़ी औरत रहा करती थी। उसके 2 बेटे थे, सोहन और रमेश। पर उन दोनों भाइयों में किसी कारणवश लड़ाई हो गई थी, जिसकी वजह से सोहन अपनी मां और भाई को छोड़कर किसी दूसरी जगह रहने लगा था। और शायद यही कारण है कि रामकली बीमार रहने लगी थी। एक दिन इसी तरह बिस्तर पर पड़े हुए खांसते हुए वो अपने बेटे रमेश को आवाज देती है। रमेश, बेटा रमेश, यहाँ आना जरा। जी माँ, कहिए, क्या हुआ? अब आपकी तबीयत तो ठीक है ना? अब बूढ़ी हो गई हूँ, तबीयत तो खराब रहती ही है। क्या पता कब बुलावा आ जाए ऊपर से। अरे माँ, ये आप कैसी बात कर रही हैं? बेटा, तू मेरा एक काम करेगा? हाँ माँ, बिल्कुल, कहिए ना, क्या करना है, कहिए। सोहन को बुला ला। क्या? मुझे पता है तुम दोनों के रिश्ते में काफी कड़वाहट है, पर कहना माँ ने बुलाया है। हाँ, समझ रहे हो ना? सुनो, माँ जी कह रही हैं तो बुला लो ना उन्हें। इतना भी क्या गुस्सा? ठीक है माँ, आप जैसा कह रही हैं वैसा ही होगा, लेकिन आप परेशान मत हो। मैं अभी बुलावा भेजता हूँ। और जब सोहन आता है तो रामकली उससे कहती है, बेटा, मैं जा रही हूँ, क्या तू मेरी आखिरी इच्छा पूरी करेगा? मैं आपकी हर इच्छा पूरी करूंगा माँ, लेकिन प्लीज ऐसी बातें मत कहिए। तू वापस आ जा बेटा, इस घर में रह अपने भाई के साथ। ये आप क्या कह रही हैं माँ? ऐसा कैसे हो सकता है? यही मेरी आखिरी इच्छा है। अगर तेरे दिल में मेरी जरा भी इज्जत है तो मेरी बात मान ले। ठीक है, लेकिन आप जानती हैं कि रमेश से मेरी नहीं बनती। फिर भी मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा उसके साथ रहने की। लेकिन एक बात बता देता हूं माँ, कि मैं 3 महीने तक सब कुछ बर्दाश्त करूंगा, और अगर उसके बाद भी हमारी नहीं बनी तो मैं वापस चला जाऊंगा। ठीक है, पर अपने भाई से रिश्ता ठीक रखने की पूरी कोशिश करना। तू बड़ा है, तुझे समझना चाहिए। ठीक है। और ठीक उसी वक्त रामकली का देहांत हो जाता है। रामकली का अंतिम संस्कार किया जाता है और फिर सोहन अपनी पत्नी के साथ उस घर में शिफ्ट हो जाता है। सोहन अमीर था, पर उसकी कोई औलाद नहीं थी। वहीं रमेश गरीब था। उसके पास एक छोटी सी दुकान थी और उसका एक बेटा था जिसका नाम है बबलू। ए जी, आपकी माँ ने जेठ जी को यहाँ बुलाया है। उनके साथ अच्छा बर्ताव करना। देखो किरण, एक बात तुम अच्छी तरह से सुन लो। अगर वो अच्छा बर्ताव करेंगे तभी मैं भी उनके साथ अच्छा बर्ताव करूंगा, वरना मैं भूल जाऊंगा कि वो मेरे बड़े भाई हैं, समझी? अच्छा ठीक है, पर आप अपनी तरफ से कोशिश तो कीजिए। अरे वो तो मैं करूंगा ही, पर वो अपना पैसे का जो गुरूर दिखलाते हैं ना, उससे मुझे बहुत गुस्सा आता है। देखिए, कुछ दिन नजरअंदाज कीजिए, हो सकता है कि वो बदल जाएं। देखता हूँ। मैं खुश हूँ कि माँ जी ने आप भाइयों को फिर से मिलने का मौका दिया।
पर ये साला मेरा छोटा भाई मेरे पैसों से जलता है। उससे मेरी तरक्की देखी नहीं जाती। अरे ये आपसे किसने कह दिया? इसमें कहना क्या है, उसकी आंखों में दिखता है ये सब कुछ। ऐसे दिल में अपनों के लिए मैल नहीं पालना चाहिए। हाँ ठीक है, माँ ने कहा है तो मैं अच्छे से रहने की कोशिश करूंगा। वे लोग अपने रिश्तों को सुधारना तो चाहते थे, पर उनके दिल में अभी भी कड़वाहट भरी हुई थी, और इसी कड़वाहट का फायदा उठाया सोहन के दोस्त अशोक ने। यार अशोक, मेरी शादी को 5 साल हो गए, लेकिन अभी तक बच्चा नहीं हुआ। कई डॉक्टर्स को दिखा चुका, लेकिन कोई फायदा नहीं। एकदम सही कहा तूने। लेकिन सोहन, एक बात बताऊं, अगर तू बुरा ना माने तो। अरे तू मेरा दोस्त है यार, बता ना। भाई वो क्या है कि तेरा भाई जो है ना, वो तेरे पैसों से जलता है, और अब वो तुझसे ज्यादा अमीर तो नहीं हो सकता, इसीलिए उसने तेरे ऊपर टोटका करवाया है। हाँ, जिससे तू हमेशा बेऔलाद रहे। हाँ। क्या? पर ये तुझे कैसे पता? अरे भाई, मैं एक बहुत पहुंचे हुए तांत्रिक बाबा को जानता हूँ। मैंने उनको तेरा फोटो दिखाया था, और उन्होंने तेरा फोटो देखकर तेरे बारे में सब कुछ बता दिया। हाँ। ये सुनकर सोहन को रमेश पर बहुत गुस्सा आया, और उसी वक्त वो अशोक के साथ तांत्रिक के पास पहुंचा। बाबा, क्या ये सच है कि मेरे भाई ने मुझ पर टोटका किया है? हाँ, 100% सच है। हे भगवान, मुझे अंदाजा नहीं था कि रमेश इतना गिर सकता है। तो बाबा, क्या आप इसका कोई तोड़ निकाल सकते हैं? बिल्कुल मैं इसका तोड़ निकाल सकता हूँ, लेकिन बच्चा इतना जान लो कि ये तोड़ बहुत ही खतरनाक है, और इसको उतारना इतना आसान नहीं है। इसके लिए एक बहुत बड़ा अनुष्ठान करना पड़ेगा, जिसके लिए लाखों रुपए खर्च होंगे। क्या तुम कर पाओगे? हाँ बाबा, मैं करूंगा। ये लीजिए, अभी आप 1 लाख रुपया रखिए, पर उस टोटके को काट दीजिए बाबा, जल्दी से काटिए। काटना तो क्या, मैं तो कहता हूं इसे उल्टा कर दीजिए। ठीक है, जैसा तुम कहो वैसा हो जाएगा। हाँ। धन्यवाद बाबा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन हाँ, एक बात का ध्यान रखना, ये बात किसी को मत बताना, खास तौर पर अपने भाई से, वरना इस अनुष्ठान का कोई असर नहीं होगा। जब तुम्हें औलाद की प्राप्ति हो जाए, उसके बाद तुम्हारा जो जी चाहे करना, समझे? अब ठीक है बाबा जी, आप जैसा कह रहे हैं वैसे ही होगा। ये बात कहकर सोहन वहां से चला जाता है। तो बाबा जी 50-50 निकालिए मेरे 50,000। ले पकड़, लेकिन इस बार तो तू बहुत बड़ा बकरा लाया है। बस तू देखता जा बाबा, मैं कैसा चक्कर चलाता हूँ। हमारी जेब में बहुत सारे पैसे आने वाले हैं। हाँ। बहुत अच्छे। उधर सोहन अपने घर पहुंचता है, और उसका बर्ताव बिल्कुल बदल जाता है। वो रमेश के साथ सीधे मुंह बात नहीं करता। भैया, मैंने बड़ी दुकान ले ली है, ये लो, इसी खुशी में लड्डू खाओ। मुझे नहीं खाना कोई लड्डू वड्डू, अपना लड्डू अपने पास ही रख। सोहन को लग रहा था कि रमेश ने उसके ऊपर टोटका किया है, और इस लड्डू में भी कुछ होगा, इसलिए उसने लड्डू लेने से साफ इनकार कर दिया। उधर रमेश को लगा कि सोहन को अपने पैसों का घमंड है, इसलिए वो इन सस्ती लड्डुओं को नहीं खाना चाहता। अगले दिन जब रमेश अपनी दुकान पर बैठा था, तब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लोग आते हैं और उसका दुकान बंद करवा देते हैं, ये कहते हुए कि उसके पास इसका जायज लाइसेंस नहीं है। हे भगवान,
मुझे तो पता ही नहीं था कि बड़ी दुकान के लिए लाइसेंस लेना पड़ता है। अब मैं क्या करूं? मैंने तो अपनी पूरी जमा पूंजी इस दुकान में लगा दी है। अब मैं क्या करूं? अशोक ये सब कुछ देखता है और वो सोहन को जाकर बताता है कि रमेश की दुकान बंद हो गई है, यानी टोटका पलट गया। अब रमेश बर्बाद हो जाएगा। पहले तो सोहन ये सब कुछ सुनकर बहुत खुश होता है, लेकिन बाद में जब वो किरण और बबलू को रोते हुए देखता है तो उसका मन पसीज जाता है। हे भगवान, अब क्या होगा? इतनी मुश्किल से आपने दुकान खोली थी, अब घर का खर्च कैसे चलेगा? पापा, क्या अब मैं स्कूल भी नहीं जा पाऊंगा? नहीं बेटा बबलू, ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं कुछ ना कुछ तो जरूर करूंगा, तुम परेशान मत हो। सोहन ये सब कुछ देख मन ही मन सोचता है, रमेश ने जो कुछ भी किया हो, पर मैं उसकी पत्नी और बच्चे के साथ पूरा नहीं कर सकता। मुझे कुछ करना चाहिए। सोहन उसी वक्त म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जाता है और पैसे भरकर लाइसेंस की अर्जी डाल देता है। और अगले ही दिन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वाले आते हैं और रमेश को उसके दुकान की चाबी पकड़ाते हैं और बताते हैं कि उसका पैसा जमा करवा दिया गया है। क्या? पर मैंने तो पैसे नहीं भरे। तो फिर सोहन भैया, क्या आपने पैसे भरे हैं? हाँ। पर क्यों? आपने तो मेरे दुकान की पूजा वाले लड्डू भी नहीं खाए थे। मुझे लगा आप मुझसे जलते हैं भैया। मैं भला तुझसे क्यों जलूंगा? तू मेरा छोटा भाई है, तो तेरी फैमिली की हेल्प करना मेरा फर्ज है, इसलिए मैंने यह सब कुछ किया। और लड्डू इसलिए नहीं खाए थे क्योंकि तूने उसमें टोटका कर रखा था। क्या टोटका? ये आप क्या बोल रहे हैं भैया? कैसा टोटका? ताकि मेरी कोई औलाद ना हो। क्या? ये आपसे किसने कह दिया? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया भैया, कुछ नहीं। ये बात मुझसे एक तांत्रिक ने कही है, और वो बहुत पहुंचे हुए तांत्रिक है। क्या तांत्रिक? भैया, ये तांत्रिक तो ठग होते हैं। ठीक है, आप एक काम कीजिए, आप उसके पास जाइए और उससे कहिए कि आपने पूजा वाले लड्डू खा लिए। फिर देखिए वो आपसे कितने पैसे हटता है। जाइए और अभी जाकर बोलिए उससे। ठीक है, ये भी करके देख लेते हैं। सोहन उसी वक्त तांत्रिक बाबा के पास पहुंचता है और उससे कहता है कि उसने रमेश के पूजा वाले लड्डू खा लिए। हाँ, मैं अपनी दिव्य शक्ति से देख सकता हूं कि उस लड्डू को खाने के बाद बहुत बुरा असर पड़ा है तुम्हारे ऊपर, और इसे काटने के लिए एक बहुत बड़ा अनुष्ठान करना पड़ेगा, जिसके लिए 2 लाख रुपए लगेंगे। और ये काम आज ही करना पड़ेगा, वरना तुम मर जाओगे। क्या? नहीं तांत्रिक बाबा, मैं अभी देता हूं 2 लाख रुपए। ये कहकर सोहन तांत्रिक को मारने लगता है और उसे पुलिस के हवाले कर देता है। तांत्रिक अपने दोस्त अशोक का नाम भी उगल देता है और पुलिस अशोक को भी पकड़ लेती है। मैं कितना नासमझ था, पागल था कि मैं इन लोगों के बहकावे में आ गया और अपनों पर ही शक कर बैठा। फिर सोहन अपने घर जाता है और रमेश से माफी मांगता है। नहीं भैया, ये आप क्या कह रहे हैं? आप मुझसे माफी मत मांगिए, आप मेरे बड़े भाई हैं। आपने तो मुझ पर इतना बड़ा उपकार किया है और अब मैं आपके एहसानों तलक दब चुका हूं। आपने अपने बड़े भाई होने का फर्ज निभाया भैया, प्लीज आप मुझसे माफी मत मांगिए। आपने मुझ पर बहुत एहसान किया है। नहीं रमेश, भाइयों में कोई एहसान नहीं होता, बस प्यार होता है। आ मेरे भाई, मेरे सीने से लग जा। भैया। दोनों भाई गले मिलते हैं और तभी प्रिया भागती हुई आती है और कहती है, सुनिए जी, मैं माँ बनने वाली हूँ। हाँ। अरे वाह,
इस बात पर तो जश्न होना चाहिए। हाँ भैया, बिल्कुल। मैं सबके लिए अपने हाथ से खाना बनाऊंगी। सिर्फ आप नहीं, हम दोनों मिलकर बनाएंगे। और मैं खाऊंगा।